हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हमारी जो राहु एक तृष्णा जो हमने सीरीज एक स्टार्ट की थी, उसका तीसरा जो एक पार्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि काफी समय से पेंडिंग है और लोग इंतजार कर रहे थे। पहले हमने केतु के ऊपर वीडियो बनाया था, लोगों ने बहुत पसंद किया। राहु के ऊपर वीडियो बनाया, पसंद किया। और हालांकि एस्ट्रोलॉजर पहले 5 थे, फिर 4 हुए, अभी 3 ही है। लेकिन एनी हाउ, नए नए लोग और नए नए विचारों को लेते रहते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि ये वाला वीडियो, ये वाला भाग भी लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा। तो राहु 6th हाउस तक हमने कवर किया था सुशांत जी। जी। चलिए, तो राहु 7th हाउस में इफेक्ट देता है। क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं और क्या व्यूज हैं, जानते हैं सुशांत कश्यप जी से कि उनकी क्या विचार है। जी, सुशांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी फिर से व्यूअर्स का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि वीडियोस को इन्होंने अच्छे से लाइक किया और फॉलो भी किया। चलिए, सातवें भाव के विषय में हम लोग बात करते हैं कि सातवें भाव में किस प्रकार से राहु रिजल्ट देता है। देखिए, सप्तम भाव में यदि राहु आता है तो कहीं ना कहीं केतु लग्न में आपके अटैच होगा या लग्न में केतु जाएगा। तो यहाँ पर लगभग जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि यहाँ पर आपको राहु पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के योग्य है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे कि आप कुंडली में देखें कि शुक्र की क्या स्थिति है, हम्म। बुध की क्या स्थिति है। क्योंकि अगर आप नैसर्गिक रूप से अगर यहाँ पर देखकर चलें तो शुक्र राशि पड़ती है जो कि तुला राशि है, उसका आधिपत्य वो रखता है। उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है कि उसकी स्थितियां कैसी हैं। साथ में बुध का भी बड़ा गहरा संबंध राहु के साथ में माना जाता है। तो हम्म। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये काफी अच्छा होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ऐसे लोगों की भी और खासकर इनकी पत्नी की बहुत ज्यादा डिजायर्स होती है शादी को लेकर, कि हम्म। भाई मेरी मैरिज ऐसी हो, मेरी मैरिज वैसी हो। और खासकर मैं बताऊं कि सप्तम भाव में जिन लोगों का राहु होता है उनकी पत्नियां अक्सर ये कहती हुई, आप कहते हुए उन्हें सुनेंगे कि मैरिज का जो पंडाल था वो छोटा पड़ गया, हमें और बड़ा बनना। हम्म। दरअसल क्या होता है, मैरिज को एक बड़े लेवल पर एक्सपेक्टेशन जो होती है वो राहु सप्तम भाव में होने पर किसी की पत्नी की हो सकती है। उस जातक की कम हो सकती है, क्योंकि केतु लग्न में चला जाएगा तो वो तो ये कहेगा कि जैसे तैसे हो जाए, लेकिन पत्नी की संभावनाएं ज्यादा होती है। ऐसे लोगों में डिजायर्स बहुत होती है, उनकी पत्नी काफी ज्यादा डिजायरफुल होती है। और अक्सर मैंने देखा है कि जो पत्नी होती है उनका मतलब चेहरा आकर्षण पूर्ण होता है। यदि शुक्र जुड़ जाए या बुध जुड़ जाए या चंद्रमा का संबंध आ जाए तो आकर्षण पूर्ण होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिप्स बड़े अट्रैक्टिव होंगे, हम्म। या फिर चेहरे में कई बार मैंने देखा है दांत भी बाहर होते हैं। अगर सप्तम में आपके राहु है तो आपकी पत्नी के दांत बाहर की तरफ हो सकते हैं, हम्म। या दांतों में किसी प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। साथ में क्या है, ऐसे लोग वैसे तो जल्दी से बिजनेस की तरफ नहीं जाते ऑलमोस्ट, क्योंकि केतु इनकी प्लानिंग्स को फेल करता है लगन में रहकर, तो इस वजह से बिजनेस से थोड़ा बचते हैं। लेकिन अगर ये बिजनेस करना चाहेंगे तो बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर करना चाहिए, क्योंकि राहु बहुत बड़ी चीज का कारक है करने का और केतु चीजों छोटा करता है। तो काफी बड़े बिजनेस की इन लोगों की लालसा होती है। ऐसे लोगों को फॉरेन क्लाइंट जरूर मिलते हैं, फॉरेन से संबंध भी अच्छा आता है, बिजनेस में भी या कामकाज में फॉरेन लोगों का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। हम्म। लेकिन यहाँ मैंने एक दो तीन चीजें बड़ी दिलचस्प देखी हैं सप्तम राहु होने पर। व्यक्ति बहुत ज्यादा मैं कहूँ कि अपने फिजिकल डिजायर्स के प्रति, सेक्सुअल डिजायर्स के प्रति बहुत ज्यादा प्रेरित या उत्तेजित हो सकता है यदि शुक्र का या मंगल का संबंध आ जाए। तो वो हम्म। प्रेरितता आपको उसमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ सकती है। हम्म। ऐसे लोगों की पत्नियां लिप्स रीडिंग करती हैं। आप पाएंगे जिनका राहु सप्तम में होता है उनकी लाइफ को एक खास आदत होती है कि वो सामने वाले की होठ पढ़ना सीख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। जैसे कुछ लोग मन मन में बात करते हैं, होठो होठो में बोलते हैं, बाहर नहीं आती बातें, तो वो पढ़ लेती हैं कि ये जो है पर्सन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है।
साथ में आंखों के ऊपर विशेष ध्यान होता है। मतलब आप सप्तम भाव में जिसके राहु है, उनकी वाइफ 2 मिनट के अंदर ये बता सकती है कि सामने वाला जो पर्सन है उसका ध्यान किधर है, वो किधर केंद्रित है। उसको आंखें पढ़ने का बड़ा जबरदस्त शौक होता है, क्योंकि राहु आपकी मुंह का कारक भी, आपकी विजिबिलिटी का कारक है। केतु वो है जो छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है लेकिन छिपा हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी बैकबोन लोग कहते हुए सुनते हैं, लेकिन दिखती है आपको? नहीं दिखती, लेकिन है, क्योंकि अंदर छिपी हुई है। लेकिन राहु चेहरा है जो दिखता, ठीक है मेकअप कर सकता है आदमी, लेकिन वो दिखता जरूर है। तो सप्तम भाव में अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप शुक्र की तरफ नजर जा रहे हैं, बुध की तरफ नजर डालें, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। और ऐसा खुद भी ऐसा व्यक्ति अपनी बातों में लोगों को खींच सकता है। वशीकरण शब्द ना यूज करके अगर मैं कहूँ, सम्मोहन कर लेना, अपनी बातों से कन्विंस कर लेना, कन्विंसिंग पावर अच्छी। तो ये मेरा अनुभव सप्तम भाव के राहु का है। चलिए, बहुत बढ़िया सुशांत जी। और इसको समराइज करता हूँ बाद में। पहले और लोगों के व्यूज में जानना चाहूंगा, इसके बाद हम बात करेंगे लावण्या जी से कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि सबका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग रहता है और लावण्या जी का स्पेशली अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा, है ना। तो चलिए, लावण्या जी का क्या व्यू है राहु 7th हाउस को लेकर? First of all, thank you so much. Thank you so much again, and I would like to thank all the viewers also because they appreciated us a lot. They are liking, and I have received the personal messages also. They are liking about my small observations. वॉइस नहीं आ रहा है ना लावण्या जी? वॉइस बहुत। हेलो, हाँ, ऐसे बोलिए आप। हेलो, अभी ठीक है जी। Yeah. So sir, it is like that. I would like to thank all the viewers also. They are liking my small observations and all the stories. So again, I have come with a small fact which we used to ignore, or which we actually understand, but because of the fear of Rahu Ketu, we don't understand it properly. No, sir. Before coming into the 7th house, I would like to again tell some thing which I feel about Rahu Ketu. Sure. Sir, Rahu Ketu denotes the serpent energy, right? Serpent energy, we know that. They are आप हिंदी में भी बोलेंगे तो serpent. लावण्या जी, हिंदी में बोलेंगे तो मुझे लग रहा है आवाज ज्यादा क्लियर आएगी। आप हिंदी में ही बोलिए। अच्छा, ओके जी सर। मैं कहना चाहूंगी कि राहु केतु ना सर्प की एनर्जी डिनोट करते हैं ना। तो सर्प क्या होता है सर? सर्प हमारे इंडियन कल्चर का एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वो कैसे है, अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो शेषनाग, जिसके लैप पे विष्णु भगवान रेस्ट करते हैं, राइट। और जिन्होंने अपना भार उठा के रखा है पृथ्वी का, ऐसा कहा जाता है। वासुकी नाग जो किंग ऑफ सर्पेंट्स हैं, जो सर्पों के राजा हैं, उनको ये ऑथराइजेशन और कहा जाए तो उनको ये एक्ट करने के लिए दिया गया था कि वो रोप बने। जब चर्निंग हुआ था ओशन में, वो रोप बने। अपार्ट फ्रॉम दैट, भगवान कृष्ण ने भी विष्णु के जो अवतार थे, उन्होंने कालिया का मर्दन किया था। तो हम ये ना समझे हमेशा कि राहु केतु is only dangerous, like serpent is always dangerous. They are actually the most, अगर हम ये समझ जाए तो सब हम उनकी जो fear है उससे disappear हो जाएंगे, मतलब वो fear disappear हो जाएगा। दूसरी बात, ये importance क्यों दी गई है serpent को? क्योंकि सर कुंडलिनी energy, which I believe की the most important energy and the life force energy of human body. What happened sir, कुंडलिनी हमारे हम कहते हैं शरीर में रहती है, सर्प की तरह रहती है, और वो अलग अलग पॉइंट्स में चक्रास को एनर्जाइज करती है। सो सर, इस मोड पे अगर देखा जाए तो राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द लोअर ऑक्टेव ऑफ राहु केतु एनर्जी इज मटीरियलिस्टिक, विच हम सब रहते हैं। जो राहु केतु की जो लोअर ऑक्टेव की एनर्जी, जिसे हम सब हैं, और हायर ऑक्टेव वो है जहाँ कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। तो राहु केतु इज एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज, अगर हम जो कहते हैं कि कुंडलिनी जागृत होने से हम मोक्ष प्राप्ति करते हैं, तो राहु केतु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट, राहु ड्राई प्लैनेट है, तमस को डिनोट करते हैं। अगर हम सब देखा जाए तो राहु के साथ ये है, अगर हम
डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है सबके, लेकिन अगर हम देखें तो राहु का जो कॉमनली एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेशन वो ये है कि उनके 4 हाथ हैं, उसमें से 3 हाथ में वो वेपन लिए हुए हैं, वेपन तलवार मतलब वेपन्स लिए हुए हैं, एंड जो चौथा हाथ है वो उनका हाथ जो ब्लेसिंग वाली कंडीशंस में है। तो हम ये समझना चाहिए हमें कि वो राहु हमेशा बुरे नहीं है, अगर वो लोअर एक्टिव में भी काम कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा मटीरियलिस्टिक लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ राहु को जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया गया है वो लायन दिया गया है। लायन कौन क्या करता है, सिर्फ वो अपने टाइम पे रिलैक्स करता है, उसको आदत है रिलैक्स करने की, लेकिन जब वो हंग्री है, जब उसको भूख लगी है, वो सडनली और व्हाट टू से डायरेक्टली अटैक करता है। यही राहु, दैट्स इट। राहु को अगर देखा जाए, अगर आप ऑक्टेव हायर ऑक्टेव में काम करना चाहते हैं आप कुंडलिनी अवेकन कर सकते हैं, लोअर एक्टिव में मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत अच्छी दे सकता है। और हम सबके साथ यही हो रहा है, हम बिकॉज वी आर नॉर्मल पीपल, हमारी कुंडलिनी अवेकन नहीं है, हमारे चक्रास अवेकन नहीं है। सो नाउ इफ इन दैट नोट मैंने ये क्यों बताया कुंडलिनी का बात, क्योंकि जब हम राहु को फर्स्ट और 7th हाउस में देखते हैं सर, तो सबसे पहले बोलते हैं कुंडलिनी जागर करने की इसमें क्षमता है। अगर ये बंदा या कोई भी लड़की है, लड़का है, आदमी अगर अपने इस चीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करे, अपने आप को हायर ऑक्टेव ऑफ राहु केतु की एनर्जी में ले जाए, तो वो कुंडलिनी जागृत कर सकता है। यहाँ क्या हुआ है 7th हाउस के राहु में, इट्स एन अप्स एंड डाउन ऑफ कुंडलिनी, पूरी तरह से उसको घुमा दिया गया है। राहु 7th हाउस में आ गए हैं, केतु फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। तो मैंने जो मोस्टली ऑब्जर्व किया है 7th हाउस में, 7th हाउस इज अ पावर, वेल्थ, कम्युनिकेट टू द अदर पीपल। मोक्ष त्रिकोण कर्म त्रिकोण का 2nd हाउस है। आपका अपोजिट पार्टनर है, आपके बिजनेस हाउस है या स्ट्रॉन्ग पब्लिक लाइफ है। जनरली सर राहु अगर देखा जाए 7th हाउस में, तो मैंने ये देखा है कि वो पर्सन अपने पार्टनर की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, और वो पर्सन को खुद को फील होता है कि ही इज नॉट इनेबल टू फाइंड अ राइट पार्टनर, और वो अनऑर्थोडॉक्स वे में, और कहा जाए तो मैं इसको कैसे बोलूं, देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरकास्ट में कास्ट नहीं हुई होगी तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा आपके पार्टनर्स में। 7th हाउस में बैठा राहु आपको एक पहली बात तो मैरिज करने के टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा। मतलब अगर सब तरफ से सब रेडी है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, सब तरफ से रेडी है, आप देखिएगा शादी के उन एंड मोमेंट पे आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम दैट समथिंग और सम व्हाट, जहां राहु के जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है, जिस लॉर्ड के जो अफ्लिक्ट हो रहा है, उस लॉर्ड से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ इश्यूज दे देगा एट द टाइम ऑफ मैरिज। आपको आपकी फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा ड्यूरिंग योर मैरिज और मैरिज लाइफ सिचुएशन, और मोस्ट प्रोबेबली आपको इंटरकास्ट मैरिज की भी प्रोन बना देगी, पहला बात। दूसरा बात, आपके पार्टनर्स को लेके ऑब्सेस्ड करेगा कि आप अपने पार्टनर्स लव लाइफ वन पर्सन टू अनदर टू अनदर सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जो डिजायर है वो पूरी नहीं, बिकॉज राहु आपको वही बनाता है। इफ आई से दैट कि राहु आपको बहुत डिजायरेबल बनाता है, तो वो पार्टनर को ढूंढता रहता है, एक को मैं, और उसको जब तक उसका, जिसको सोलमेट और ट्विन फ्लेम सो कॉल्ड कहा जाता है, तब तक वो भागता रहता है, और वन फाइन डे उसको मिलता है तो वो अनऑर्थोडॉक्स वे में भी जाने के लिए नहीं घबराता है। दूसरा सर राहु एक सर राहु आपके 7th हाउस में बैठ के आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, क्योंकि भवत भावम ऑफ 10th है। आपको वो बिजनेस रिलेटेड टू टॉक्सिसिटी, जिसको ऑयल, केमिकल, अगरबत्ती, बीड़ी, टबैको, सिगरेट्स, डिपेंडिंग ऑन द 7th हाउस लॉर्ड सर्कमस्टेंसेस, वो आपको बहुत ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, ये सब आपको दे देगा। 7th हाउस में सर आपको वो कभी कभार आपके लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में स्किन डिजीजेस दे सकता है, दैट टू टेक केयर ऑफ द थिंग, और अनवांटेड प्रेगनेंसी भी दे सकता है। सर्टेन टाइम मैंने देखा है कि वो अनवांटेड टाइम पे उनकी प्रेगनेंसी हो चुकी है सर। ऑल्सो अगर ये राहु ढंग से, बिकॉज एज आई सेड बिफोर, ये एक से दूसरे में तीसरे भागता है, तो अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो हम डिवोर्सेस
केसेस और अदर लिटिगेशन से बच सकते हैं। बट सर यहाँ बैठ के राहु कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है रिलेटेड टू मैरिज, बिकॉज उसकी डिजायर्स भी पूरी नहीं हुई अपने पार्टनर से। सर एसटीडी जिसको बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दे नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ये बहुत प्रॉन बनाता है राहु 7th हाउस में बैठ के, बिकॉज काम त्रिकोण का 2nd हाउस है। और सर यहाँ मैंने देखा है कि कुछ लोगों को कमिटमेंट प्रॉब्लम होती है, और हैविंग अ वन पार्टनर दे आर वांट टू गेट अनदर, और वो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई और पार्टनर आए, या नहीं भी आए तो भी वो लोग, बिकॉज उनकी डिजायर्स पूरी नहीं होती, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी और की तरफ। सर डोमिनेशन देता है, मतलब वो अपने पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, या फिर उसका पार्टनर उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। उसका पार्टनर, एज सर ने कहा, वीनस और बुध का अगर अच्छा कॉम्बिनेशन है तो आपका पार्टनर आप बहुत सुंदर होगा। आपको अगर राहु अच्छे फील्ड में, उसका जो डिस्पोजिटर है वो अच्छी जगह बैठा है, तो आपको बहुत सुंदर पार्टनरशिप, आपका बहुत अच्छा बिजनेस, इवन बाहर तक, मतलब फॉरेन तक और फॉरेन लैंड तक आपका बिजनेस पहुंचा देगा। आपके पार्टनर की तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रखेगा आपको हमेशा। बट आपको अपनी चीजों का ध्यान रखना है कि आपको डिससेटिस्फेक्शन और ये सब मिल सकती है। आप अपने पार्टनर पे भरोसा करें, आपका पार्टनर आप पे भरोसा करें। आपको डिफेम भी करवा सकते हैं आप फ्रॉम अदर पीपल्स, क्योंकि ये आप फर्स्ट हाउस आप हैं और 7th हाउस आप जैसे लोगों से बात करते हैं, कम्युनिटी से, तो आपको ये डिफेम करवा सकता है, आप पे चिटिंग की या झूठे इल्जाम लगवा सकते हैं, तो आप उससे बचें। partners have may it is possible, I have seen partners have sharp ego because they are so, as सर ने कहा, सम्मोहन शक्ति, और मैं इसको मैनिपुलेटिव पावर बोलते हैं। पार्टनर्स की मैनिपुलेटिव पावर होता है, तो वो उनको ईगो भी दे देता है पार्टनर्स को, और अपने आप पे दैट इज व्हाई, बिकॉज केतु इन द फर्स्ट हाउस, सामने वाला जो नेटिव है जिसके 7th हाउस में राहु है, वो अपने आप को थोड़ा सा डिटैच्ड ये सब फील कर सकता है। ओनली प्राइवेट पार्ट्स पे टेक केयर करना है अपने डिजीज को लेकर, अपने पार्टनर्स पे फेथफुल रहना है ऑल द टाइम। आपके लिए ये बहुत अच्छा है अगर आप, क्योंकि ये 3rd हाउस अपनी 9th दृष्टि से, तो करेजेस बना के आपको लव मैरिज की तरफ जरूर लेके जाएगा, और आप बहुत हद तक लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज से अट्रैक्ट होंगे और होंगे। जी, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, इसको समराइज मैं करूंगा बाद में। तो उससे पहले मैं जानूंगा बलराम जी का। बलराम जी बिल्कुल नए हैं, एज अ कह लीजिए गेस्ट कह लीजिए, और एज अ स्टूडेंट भी कह लीजिए, है ना। तो लेकिन मैंने कहा कि उनका ऑब्जर्वेशन है एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल है, पावरफुल लगा। एंड सो चलिए उनके व्यूज जानते हैं कि आपके क्या व्यूज हैं कि राहु 7th हाउस में क्या रिजल्ट्स दे सकता है, आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, आपने एक मौका दिया मेरे को आपके चैनल के ऊपर, और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो 7th हाउस राहु पे मैं जो है अपनी बात कम से कम शब्दों में रखूंगा जी। कि अगर हम इसको नेचुरल जोडिया के हिसाब से देखें तो 7th हाउस जो है वो लिब्रा, जो कि वीनस का साइन है। हम्म, इसको छोड़ के अगर हम इसको लाल किताब की दृष्टि से भी देखें तो 7th हाउस पे जो ऑनरशिप वो आती है बुध और शुक्र की। हम्म, इसको कहते हैं कि बुध की जमीन और शुक्र शुक्र का आसमान, चाहे इसको अल्टरनेटली भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो राहु है उसका सबसे मजेदार चीज ये है कि राहु जो है वो बुध का भी दोस्त है और वो शुक्र का भी दोस्त है। हम्म, अगर हम देखें इसको तो सबसे मजेदार चीज ये है कि ये इन्हीं दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपका बुध कैसा है और आपका शुक्र कैसा है। हम्म, ऐसे 7th हाउस हो गया हमारा पब्लिक डीलिंग, हम लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारा ऑपोजिट पार्टनर, जितनी भी चीजें जो लवन्या मैडम ने बोली और सुशांत सर ने बोली। अभी इसी को अगर हम लॉजिकल वे में जहाँ लॉजिकल फिगर में डालेंगे तो हम देखेंगे कि ये सारी की चीजों के अंदर ही डिससेटिस्फेक्शन आएगी। जैसे 7th हाउस का राहु जो है अगर बुध का गलत इस्तेमाल करेगा तो वो लोगों को मैनिपुलेट करेगा, अगर वो शुक्र का गलत इस्तेमाल करेगा तो वो रिलेशनशिप में चीटिंग करेगा।
अगर इसको हम इस दोनों के साथ में जोड़ देंगे तो हम मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स जो हैं वो असेस कर लेंगे किसी भी कुंडली के कि राहु कैसे वर्क कर रहा है। इसको अगर हम शॉर्टकट में कह दें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 7th का राहु जो है अगर ऐसे में रहेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पब्लिक के साथ चीटिंग करना, चाहे चीटेड हो जाना, चाहे रिलेशनशिप में चीट करना, चाहे चीटेड हो जाना, और हमेशा जब भी उसको मार पड़ेगी, जब भी वो उसको दोष लगेगा जो राहु 7th हो उसका, जहाँ तो उसकी वाणी की वजह से लगेगा जो कि वो अपना जो कि बुध है, जो कि मरकरी है, और जहाँ फिर वो मरकरी और इसका जब भी डिसबैलेंस होगा तो इसमें जैसे लाल किताब में बोला जाता है कि जहां पर भी कोई भी प्लेनेट हो तो जो उसका बेसिक घर है उसको ठीक रखो, जो उसकी रूट्स हैं उसको अच्छा रखो। तो 7th हाउस राहु को सबसे अच्छा कंट्रोल करने के लिए जैसे लाल किताब में कहा जाता है कि बुध शक्तिमान, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप क्या करें, आप अपनी बुद्धि पे कंट्रोल रखें, आप अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर कंट्रोल रखें। आपका 7th हाउस का राहु जो है आपका जो पब्लिक डीलिंग है उसको वास्ट कर देगा, और आप जो है एक साथ आपका फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा हो जाएगा, आपके दोस्त इतने सारे होंगे। जो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द लोगों के उस कि एक वो केतु लगन में जाने की वजह से वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये जेंट्स के लिए ज्यादा खतरनाक होता है, लेडीज के लिए इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। इस पे हम इंडियन कल्चर का इफेक्ट भी डाल सकते हैं कि लेडीज के लिए इसका शायद नेगेटिव प्रभाव जो है इसलिए ज्यादा नहीं होता होगा। तो जो 7th हाउस का राहु है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम अपना मरकरी और हम अपना वीनस, ये दो चीजें अगर हमारी कंट्रोल में रहेंगी तो 7th हाउस का राहु जो है ये आपको बहुत नेम फेम देगा। आप बिजनेस करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो बाहर के और दूर दराज के लोगों के साथ होगा। आपका जो बिजनेस में कम्युनिकेशन है वो बहुत बढ़िया होगा, आप रिलेशनशिप्स बड़े अच्छे बनेंगे, दूर दूर के लोगों के साथ बनाएंगे। और अगर आप ऑनेस्टली काम करेंगे तो आप रिलेशनशिप में भी कामयाब रहेंगे, आप अपने कम्युनिकेशन में कामयाब रहेंगे, और नेटवर्किंग और सोशल मीडिया का तो प्लेनेट राहु जो है वो है ही। तो आप अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप देखोगे कि 7th हाउस के राहु को आपको पॉजिटिव ही असर मिलेगा। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही तरीके से आपने इसको एनालाइज़ किया। क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर आपको प्लैनेट्स का 12th हाउसेज़ में जनरलाइज़ बातें करनी भी, देखिए जो हम जो बात कर रहे हैं वो जनरलाइज़ है कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है। डिपेंड ज़रूर करता है कि डिस्पोज़िटर क्या है, राशि क्या है, एस्पेक्ट क्या आ रहा है, उसमें रिज़ल्ट चेंज आते हैं। लेकिन एक प्राइमरी अगर फेसिया हमने बात करनी हो, जो लाल किताब के जो बेसिक्स हैं, जो कालपुरुष कुंडली को लेकर के जो चलती हैं चीजें, उसमें बहुत अच्छा प्रेडिक्शन आता है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें आती हैं। देखिए 7th हाउस रिप्रेजेंट स्ट्रेंजर्स, है ना। फर्स्ट हाउस आपका है, लगना इज योर आइडेंटिटी, है ना, आपका आइडेंटिटी है। 7th हाउस आपका ऑपोजिट, आपका स्ट्रेंजर्स है। तो जब भी हम 7th हाउस स्ट्रेंजर्स की बात करें तो राहु वहां का कारक हो जाता है। लेकिन जब 7th हाउस ट्रेड की हम बात करते हैं तो मरकरी वहां का कारक हो जाएगा, है ना। तो वो चीजें हैं कि भाई जब हम 5th की बात करेंगे, कुछ और बातें करेंगे तो वहां का कारक कोई और हो जाएगा। तो ऐसी 7th हाउस जब हम स्ट्रेंजर्स की बात करते हैं तो राहु कारक है। जब राहु 7th हाउस में होगा, आइदर द पर्सन को एक बार किसी स्ट्रेंजर से चीटिंग होगा ही होगा, है ना। ठीक है, जो आपने बात किया। दूसरा, शादी के बाद सडनली पैसों का गेन होना संभावना है। लेकिन अगर चंद्रमा आ जाए तो पैसे का लॉस सडनली हो जाएगा। शादी हुआ, पैसे का लॉस हो जाएगा, है ना, चंद्रमा अगर 7th हाउस में आता है। तो ये जो आपने बातें की कि इंटरकास्ट मैरिज है और इंटरकास्ट थोड़ा लव रिलेशनशिप में वैसे लेके जाता है, लेके जरूर जाता है, वो एक पॉसिबिलिटी है। अगर मरकरी जो आपके फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है ना, अगर आपका राहु उसको देख लेगा, राहु के प्रभाव में वो आ जाएगा, तो 101% वो रिलेशनशिप दूसरी कास्ट इंटररिलीजन में लेके जाएगा। फीमेल के चार्ट में राहु मंगल जो है राहु के प्रभाव में हो और राहु 7th में हो तो ये चीज देखने को मिलेगा 101%। ये जो आपने बातें किया राहु 7th हाउस को लेकर के, बहुत बहुत सही है। और मैं इसको रेट नहीं कर रहा कि सही है गलत है, लेकिन ये मेरा अपना मत भी है कि जो आपके विचार है वैसा ही मेरा भी विचार बिल्कुल
ऐसा ही है। तो चलिए हम राहु 8th हाउस की बात करेंगे। दोबारा जो है हम सुशांत जी के पास चलते हैं कि राहु 8th हाउस में क्या रिजल्ट देता है। जी बिल्कुल। अष्टम भाव में या 8th हाउस के अंदर राहु का क्या रिजल्ट होता है, उसकी में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जी देखिए, अष्टम भाव को अगर काल पुरुष कुंडली के अनुसार थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये जो है ये गड्ढा है। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक तरीके की, वो जैसे कहा जाता है कि, अगर कहते हैं कि छिपा हुआ धन आपको अष्टम भाव से मिलता है, या अचानक वाली घटनाएं जो है वो अष्टम भाव से मिलती हैं। अगर हम देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या प्राण जाते हैं, वो प्लान नहीं होते कभी, वो सडनली हो जाते हैं। आप किसी के एक्सीडेंट से हुआ है तो किसी का हार्ट अटैक से हुआ है, इट डिपेंड्स। तो अष्टम भाव अचानक घर है, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि जो हमारी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पड़ती है, उस राशि का एक विशेष नेचर है। वही नेचर राहु अष्टम भाव में लेकर प्रभाव देने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर दो प्लैनेट्स को हमें इम्पोर्टेंटली देखकर चलना है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि मंगल की तरफ ध्यान रखें कि मंगल आपकी कुंडली में कहाँ है और कैसा है। साथ में आप शनि के ऊपर जरूर विशेष ध्यान रखें कि शनि आपका कैसे काम कर रहा है। देखिए, राहु अष्टम भाव में मेरा सजेशन रहेगा, मैं सीधा कहूंगा, मेरा सजेशन रहेगा कि ऐसे लोग अगर हीलर्स बन सकते हैं, अगर लोगों को दूर कर सकते हैं, उन्हें कंसल्टेंसी दे सकते हैं, ज्योतिष बन सकते हैं, रेक हीलर्स बन सकते हैं, चक्रा बैलेंसिंग करने वाले बन सकते हैं, या फेस रीडर बनते हैं, तो बहुत अच्छा है ये राहु आप सभी लोगों के लिए। आप इसका इस्तेमाल करें। ये राहु आपको वो विद्याएं देगा, वो ज्ञान देगा जो ज्ञान बहुत अंदर छिपा हुआ है अष्टम भाव में, जो किसी के पास नहीं है, और अचानक से आपको याद आएगा और अचानक से प्रेडिक्ट कर सकते हो। यानी अर्थ कहा जाए तो अष्टम भाव में पड़े होने या अष्टम भाव में बैठे राहु वाले व्यक्ति की इंट्यूशंस पावर काफी अच्छी होती है। अब सवाल उठता है कि इंट्यूशंस पावर में भी दो आधार आ जाते हैं। एक तो ये कि सामने वाले व्यक्ति को आपने पॉजिटिव बातें बताई कि भाई आपको धन का लाभ होने वाला है, आपको वाहन का लाभ होने वाला है, और एक आपने सामने वाले को बताया कि भाई आपका एक्सीडेंट होने वाला है या आपको धन का नुकसान होने वाला है। अब ये दोनों आप कौन सी बताएंगे, इसमें ये डिपेंड करता है आपके चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन का कारक है। जितनी अच्छी आपकी इमेजिनेशन होगी उतनी अच्छी आपके इंट्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर आप चंद्रमा को देखें, चंद्रमा कौन से ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर शुभ ग्रहों के साथ में तो आप पॉजिटिव प्रेडिक्शंस देंगे और वो राइट निकलेंगे, और अगर नेगेटिव के साथ में है तो आप नेगेटिव प्रेडिक्शंस देख लेंगे, वो राइट निकलेंगे। इसमें मंगल का भी रखना है, शनि का भी ध्यान रखना है। अष्टम भाव में राहु होने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत लाइफ डेंजरिंग सिचुएशंस आती हैं। मतलब मरते मरते बचता है ऐसा इंसान, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कभी एक्सीडेंट ऐसा खतरनाक हो जाता है, अगर मंगल और शनि पीड़ित है तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, और संभवतः ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कि शरीर में कोई रॉड्स वगैरह डल जाए, क्योंकि मंगल शनि जब पीड़ित बुरी तरीके से होंगे यहाँ पर, तो रॉड वगैरह डलवाना या कुछ ऐसी सर्जरी कराना कि आपको किसी चीज का सहारा लेना पड़ जाए, ये स्थितियां राहु बना सकता है। बहुत वर्स्ट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। ऊर्जा बहुत लो होती है ऐसे लोगों में, क्योंकि यहाँ पे मंगल की राशि है और साथ में मंगल को भी बड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है और शनि को भी, तो ऊर्जावान बहुत होते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि अगर ये अपनी ऊर्जा को राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इन्हें काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डायरेक्शंस कैसे हैं, जैसे ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ बाल की खाल निकालने वाला आदमी। अष्टम भाव का राहु वाला व्यक्ति, अगर उसके हाथ अगर जरा सा बाल लग गया तो वो पूरा का पूरा शेर निकाल देगा कि कहाँ बैठा हुआ है और कौन है और कैसे है, क्योंकि यहाँ पर ये रिसर्च का हाउस है। अष्टम भाव आपको रिसर्च देता है, और देखिए राहु का मुंह आगे की तरफ है, केतु पीछे की तरफ है, तो राहु आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बहुत जबरदस्त है। अगर यहाँ पर शुक्र जुड़ जाता है तो ऐसी लड़की बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगी। अगर मंगल जुड़ जाता है तो उसका पति बड़ा फ्यूचरिस्टिक होगा, क्योंकि मंगल नाड़ी ज्योतिष में पति का कारक है, मंगल भाई का भी कारक है, तो भाई फ्यूचरिस्टिक होगा। लेकिन मंगल यहाँ जुड़ता है तो दो संभावनाएं होने की चांसेस बढ़ती है। एक तो ये पति का कोई बहुत डेंजरस एक्सीडेंट होने की संभावना, दूसरा
किसी भाई का जल्दी पास्ट अवे हो जाना या शॉर्ट एज हो जाना। देखिए राहु शॉर्ट एज देने में बहुत माहिर है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु को कहते हैं शनि की तरह रिएक्ट करता है और केतु को मंगल की तरह कहते हैं। तो शनि जो है वो किसी भी दुख का, बहुत बड़े दुखों का कारक शनि है। तो राहु जब यहाँ रिएक्ट करने पे आता है, शनि भी पीड़ित है, मंगल भी पीड़ित है, तो शॉर्ट एज देने में बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। राहु अष्टम भाव में होने पर अगर ऐसे लोग ज्योतिष हैं या हीलर हैं, तो ऐसे लोगों के साथ समस्या क्या होती है वो मैं बताता हूँ। ये लोग बहुत ज्यादा एक तो दूसरे के दुख में डूब जाते हैं और उस दुख में डूबने के बाद उनकी हीलिंग करने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि मैं कोई चार्ज नहीं करता, या मतलब कोई बैलेंसिंग के लिए, एनर्जी बैलेंसिंग के लिए कोई भी किसी भी तरीके की बैलेंस नहीं करते हैं, तो उसका हर्जाना इन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कि ये जिसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, जिसकी भी हीलिंग करेंगे, उसकी सिचुएशंस इनको अटैक करना शुरू करती है। और उसका एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है, खास तौर पर जो लोग टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो लोग टच थेरेपी करते हैं, जो लोग चक्रास बैलेंसिंग करते हैं, वो इस बात को बहुत आसानी से समझेंगे कि जब आपने किसी की हीलिंग करी और आपने किसी को ट्रीट किया और आपने उसके साथ बैलेंसिंग नहीं करी अपनी, तो आपकी बॉडी नीचे को जाना शुरू कर देगी, डाउन मारना शुरू कर देगी, आपकी एनर्जीज नीचे जाएंगी। इट मीन्स आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आप थक रहे हैं, आपकी एनर्जीज मतलब जा रही हैं, तो सामने वाले के कष्ट पीड़ आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपने एक डिस्टेंस रखना है, दूसरा बॉस सीमा तक नहीं घुसना है और अपनी बैलेंसिंग करते हुए चलना है। जैसे कि क्लिनजिंग, बैलेंसिंग शब्द ना यूज करूं, क्लिनजिंग करते हुए चलें अपने आप को, गायत्री का जाप करें, गायत्री मंत्रों का जाप करें, या अदर्स बैलेंसिंग लेकर, कंसल्टेशंस पेड लेकर ही, पेड कर ही किसी को दें, अन्यथा उसका दुख आपको झेलना पड़ेगा। राहु अष्टम भाव में होने पर ऐसे लोगों की ना तो दुआ अच्छी ना बद्दुआ अच्छी, ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। अगर इन्होंने किसी को दुआ दे दी ठीक है, लेकिन बद्दुआ दे दी तो वो गया, क्योंकि अष्टम भाव और राहु का ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त वाक बनाता है, आदमी की वाक सिद्धि बनाता है। और वहां पर यदि मैंने बोला कि अष्टम भाव बैड है, वो छिपी हुई चीजें हैं, तो अगर आप उसी कारक तत्वों को एक्टिवेट करो और ज्यादा स्पीड से जाएगा, तो वहां पर संभलना चाहिए। मैं सजेशन करूंगा कि ऐसे लोगों को हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, सबको दुआएं दें, सबको बोले भाई इनका अच्छा हो, इनका बढ़िया हो, ये करना ही अपने आप में इनके लिए रेमेडी है। ऐसे लोगों के साथ दो कंडीशन होने की संभावना है। यदि राहु यहाँ पर है और मंगल की स्थिति बड़ी अच्छी है, शनि की स्थिति बड़ी अच्छी है, तो या तो इन्हें अपने इन-लॉज की तरफ से, जहां शादी होती है लड़का या लड़की, वहां की तरफ से बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। वो धन का भी हो सकता है, वो कोई सपोर्ट भी हो सकता है। और अगर नहीं हुआ ऐसा, तो इनको जिम्मेदारी मिलेगी इन-लॉज की, माने कि या तो इनके इन-लॉज इनके साथ रहना शुरू कर देंगे, या इनका कोई साला इनके साथ रहेगा, जिसकी देखभाल इन लोगों को करनी होगी। या अगर लड़की है तो उसका देवर साथ में रहेगा, तो उनके मतलब फैमिली में, तो मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी। अगर ये दोनों ग्रह यहाँ पर डिस्टर्बिंग हुए, तो राहु ये भी चीजें देने के योग्य है। डिस्पोजिटर अच्छा है तो नो डाउट, राहु का कोई भी राशि का डिस्पोजिटर वहां पर अगर राहु का बनता है, तो वो अगर अच्छा है तो नो डाउट आपको वो काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा और बहुत अच्छा करेगा। देखिए मैंने कहीं लाल किताब में बहुत पहले पढ़ा था कि अष्टम भाव में राहु हो तो व्यक्ति को अपने घर की छत नहीं हिलानी चाहिए, या छत पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराना चाहिए, या उसमें कोई रिनोवेशन नहीं कराना चाहिए। अब हम समझते हैं कि ऐसा तर्क बहुत सोच विचार करके दिया गया होगा, लेकिन हम समझते हैं कि क्या राहु का क्या रियली मतलब है। बिल्कुल मतलब है। राहु ऊंचाई का कारक है, केतु निचाई का कारक है, तो छत जो है वो ऊंचाई पर होती है। मैं तो ये कहूंगा कि छत की तो कंस्ट्रक्शन ना ही है, साथ साथ ये ध्यान रखें कि आपके छत पे कूड़ा नहीं जमना चाहिए, क्योंकि अगर आप छत पे कूड़ा जमने लगा या डस्ट आने लगी, तो वहां फिर सैटर्न जुड़ने शुरू हो जाएगा, फिर वहां राहु और एनर्जीज में खराब हो जाएगा। तो वहां पर भी विशेषकर ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों को अपनी छत को बेवजह, मतलब अगर क्रैक्स पड़ रहे हैं, खराब हैं, कुछ दिक्कत है, आप उसे बदलवाइए, आप उसमें चेंजेस करवाइए, यू नीड इट। बट अगर सब कुछ सही चल रहा है और आपका मन भटक रहा है, ग्रह आपको प्रेरित कर रहा है, और आपने पता चला कि कलर से ऐसा डार्क कलर करा दिया अपने छत के ऊपर या कुछ कंस्ट्रक्शन करा दिया, तो ये आपको नुकसान देने योग्य हो सकता है।
अष्टम भाव में राहु की एक और विडंबना कह लें या रिजल्ट कह लें कि ऐसे लोग अपनी फैमिली को लेके बहुत डरते हैं। आप ये कितना कॉन्फिडेंस दिखाएं बाहर से कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमें सब कुछ है, हमें हमें कोई डर नहीं है, हम बहुत अब बहुत बहुत हैप्पी हैं, लेकिन इनके अंदर अपने को लेकर, अपनी फैमिली में कोई कोई नेगेटिव इवेंट ना हो जाए, इसको लेकर बेवजह जो है एक ना एक डर जरूर बना रहता है, बहुत ज्यादा डर रहता है। तो इन्हें इस डर से दूर रहना चाहिए। रेमेडी के तौर पर जैसा कि मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि आप अंधेरे वाले कमरे में नहीं सोना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे कि मैं कहूँ बहुत लोगों के घर में आता है कमरा, कमरे के अंदर कमरा, मतलब काफी डीपली वो बनाते हैं और डार्कनेस उनके कमरे में रहती है। मतलब आप एक तो ब्राइट लाइट यूज करें, ज्यादा डार्कनेस वाले कमरे में ना रहें, इसका विशेषकर ध्यान रखें। दूसरी चीज है कि ऐसे लोगों को जीव जंतुओं से भी संभल कर रहना चाहिए। डॉग्स हुए या फिर गाय, या कोई भी ऐसे जानवर जो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अष्टम भाव एक दलदल है। उस दलदल में एक चीज आपको नीचे खींच रही है और एक चीज आपको ऊपर खींच रही है। तो बहुत ज्यादा ताकतवर से जानवर होते हैं, जैसे बैल हुआ या शेर हुआ, मतलब काफी ऐसे जानवर जिनमें ताकत बहुत ज्यादा है, उनसे खासकर संभल के रखना चाहिए, क्योंकि इसीलिए मंगल को यहाँ पर आधिपत्य दिया गया और साथ में शनि को यहाँ पर संबंध दिया गया। तो अष्टम भाव के विषय में वो मेरे विचार यही है। बहुत ही बढ़िया। देखिए, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जब वास्तु की बात आती है, वास्तु की बात आई, जो राहु की ऊंचाई और केतु की नीचाई की जो बात की, तो शायद जो नींव है वो केतु है ना, वास्तु में शायद लाल किताब का है, और राहु छत को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु ऊंचाई और केतु नीचाई से यहाँ पर ये मतलब है ना, उसको कंफ्यूज मत करिएगा। और चलिए अब लावण्या जी के पास चलते हैं कि भैया राहु 8th हाउस में क्या रिजल्ट देगा, आपके क्या व्यूज हैं और आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? Sir, I seconded most of the thing with the Sushant sir. जी। सुशांत जी ने जो भी बोला, हाँ। मैं ये मानती हूँ कि राहु और देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स के पास राहु 8th हाउस में बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये रंध्र भाव है। ज्योतिष में इस भाव को जैसे ही हम राहु 8th हाउस में देखते हैं, पहली बात तो बहुत लोग डरते हैं। मैं सब व्यूअर से भी यही बोलना चाहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। राहु 8th हाउस में भी बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज आप जैसे ही किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो राहु 8th हाउस में देख के रिजल्ट बताने लगता है, अरे आपके साथ तो ये है, ये है। तो मैं पहले कहूंगी कि मैंने ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखे हैं। हाँ, ये हैंड ऑफ डेस्टिनी बोला जाता है। 8th हाउस आपका हाउस ऑफ इनहेरिटेंस है, हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड चेंज है, डेफिनेटली ये। और ये हाउस वहाँ पे मंगल इसकी जिसकी राशि पड़ती है, वो शनि जिसका कारक होता है। तो एकदम जैसे सुशांत जी ने कहा कि यहाँ लोगों को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, ना तो इनकी दुआ अच्छी ना बददुआ अच्छी। क्योंकि मैंने बहुत पहले ऑन ईयर 14-15 मैंने किसी गुरु से सुना था, क्योंकि केतु आपके सेकंड हाउस में बैठा है। केतु वहां सेकंड हाउस में बैठ के कहते हैं कि आपकी एक एक शब्द को नोट किया जा रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि केतु इज अ पास्ट लाइफ और राहु इज राइट नाउ यू आर इनकार्नेटेड बिकॉज ऑफ राहु। तो आपके नोट्स किया जा रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। तो आप अगर किसी को बददुआ देते हैं, अथवा देते हैं, तो काउंट कीजिए। और मैं सेकंड हैंड करूंगी उनकी बात से, सुशांत जी की बात से, कि ऐसे लोग किसी के हीलिंग करने जाते हैं, बिकॉज नो डाउट फ्रॉम मेनी इयर्स आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी, बट टैरो, रेकी और ये सब मैं कर रही हूँ, और मैंने ये इफेक्ट देखा है, पर्सनली इफेक्ट देखा है, लोगों के साथ देखा है कि वो लोग हीलिंग करते हैं और उसके बाद खुद सफर करते हैं। तो आई सेकंड विद ऑल द व्हाटएवर सेड सर, सुशांत जी सर। मैंने सर इसका एक और इफेक्ट देखा है, राहु इन द 8th हाउस पर्सन की लाइफ एक ना किसी एक बार लाइफ में एक बार 360 डिग्री चेंज देता है, एकदम अप्स एंड डाउन। वो आदमी हमेशा आपको कहेगा आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं पहले जैसी नहीं हूँ, या मैं पहले जैसा नहीं हूँ, एकदम से चेंज हो जाएगा वो पर्सन 360 डिग्री। ऑफ कोर्स ये इनहेरिटेंस का हाउस है, जहाँ सेकंड हाउस आपकी वेल्थ है, 8th हाउस आपके सामने वाले की, आपके स्पाउस की वेल्थ है, आपके अदर प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस है आपकी। तो मैंने यहाँ देखा है सर, ऐसे लोग
इंश्योरेंस से कमा सकते हैं, इंश्योरेंस से इनको बहुत अच्छी इनकम होती है, और इन लोगों को जो प्रॉपर्टी है लोगों की, अपने स्पाउस की प्रॉपर्टी या फिर इनहेरिटेंस इनको बहुत अच्छे से मिलती है, दूसरों की इनहेरिटेंस। बट ये फेक ना कर, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि टू अर्न द अदर्स इनकम, because 8th house is other income, to earn the other income they used to fake it, make some fake insurance claims or other than that। तो ये वो ना करें, ये करने से उनको बाद में लेटर ऑन जाके एज राहु हाइट्स देके नीचे गिरा देता है, वो ना अगर वो करते हैं तो उनको इफेक्ट होगा और बहुत बड़ा गंदा इफेक्ट होगा। एज ऑन हम कहते हैं शनिवत राहु, तो जैसे इन्होंने कहा सुशांत जी ने कि हमारी छत को हमें ध्यान, तो मैं कहूंगी कि कूड़ा कबाड़ कभी भी आप जैसे ही लोहे के कुछ सामान है कुछ इकट्ठा करने लाते हैं जो अनयूज्ड सामान है, हम कुछ चीज कूड़ा भी रखे तो हम अगर बहुत अपने अनयूज्ड सामान भी जो पुराने लोहे के सामान है या सब भी अगर हम छत पे रखते हैं तो भी वो हमारे राहु को खराब करने का काम करता है एक हाउस में। अदर देन दैट मैंने यहाँ देखा है ये लोग, बिकॉज इट्स अ हाउस ऑफ रिसर्च, हाउस इटसेल्फ इज अ हाउस ऑफ रिसर्च, और राहु खुद खोजी प्रवृत्ति का प्लैनेट है, तो वो क्या करेगा आपको फुल ऑन ऐसा आदमी बनाएगा। ऐसे लोग इंटेलिजेंट ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे डिजास्टर मैनेजर्स होते हैं। इन लोगों को पता है कि डिजास्टर्स टाइम पे दे आर द वन, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी में ये लोग इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं, जहाँ फटाक से इनको आंसर करता है कि उस समय अनयूजुअल सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये लोग स्पाई होते हैं, हाई टेकिंग रिस्क कंपनी में काम करने वाले लोग राहु इन द 8th हाउस में माना जाता है खोजी प्रवृत्ति के। मैंने सर बहुत अच्छे से देखा है मार्स राहु कॉम्बिनेशन इन द 8th हाउस, एंड दे आर, मैं नाम भूल रही हूँ शायद, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी की शायद जिन्होंने खोज की थी उनके मार्स राहु इन द 8th हाउस है। ये लोग खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और ये आपका मांगल्य भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाउस ऑफ इन-लॉज है, आपको इन-लॉज की प्रॉपर्टी के और नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट करता है। आपको कहीं ना कहीं अगर ये लोअर ऑक्टेव में काम कर रहा है तो आपको आपके इन-लॉज के द्वारा, जैसे सुशांत जी ने कहा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मैंने यहाँ देखा है कि सम पीपल्स आर हियर दैट की इन-लॉज के द्वारा उनको चीटिंग हो गई है, या इन-लॉज उसके साथ भी प्रॉपर बिहेव नहीं करते। इस राहु मैनिपुलेटिव पावर दे रहा है, तो राहु आपको इन-लॉज के प्रति आपके मन में द्वेष पैदा करवा सकता है, तो प्लीज उससे बचें। उसके बाद मैंने ये कहा है कि सर ये सडन शिफ्ट ऑफ फॉर्च्यून देता है। मैंने जो कहा कि 360 डिग्री और 180 डिग्री अचानक से पूरी जिंदगी में चेंज आता है, जब वो लॉस होता है तो मैं सबसे, जो भी लोग हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्पोजिटर, अगर अच्छी जगह बैठा है तो आप इसको बहुत जाने। और मैंने ये बहुत बार अपनी कंसल्टेशन में देखा है सर कि यहाँ पे बैठने के बाद जब वो लॉस होता है वो पर्सन एकदम से राइज होता है, उसको वो लॉस के बाद जो गेन होता है वो ज्यादा फ्रूटफुल है अदर देन। बट ऐसे लोगों को मैंने देखा है, ये लोग अपनी पुरानी चीजों को याद कर करके मेरे साथ ऐसा हुआ, ये दुख में रहते हैं। ये क्योंकि 8th हाउस आपके दुख का भी आपके तो ये आपको दुख देता है, आपका आपके ट्रांसफॉर्मेशन को आपको जीने के लिए आप रेडी रहें कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो बहुत अच्छे के लिए, बिकॉज़ इट्स अ हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो, एंड राहु गिव्स द ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप उस चीज को रेडी रहें, उस चीज को बहुत इजीली एक्सेप्ट करें कि ये हुआ है तो आपके के लिए हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे सुशांत जी ने कहा, ये ऑफर्ड नॉलेज देता है राहु आपको, बिकॉज फॉरेन से भी है, तो ऐसे लोग मोस्ट प्रोबेबली, यस, अगर डिस्पोजिटर अच्छा है तो आपको वैदिक नॉलेज भी बहुत अच्छी देगा। लेकिन मैंने देखा है 8th हाउस के राहु को पहले वो जो अट्रैक्ट होते हैं वो फॉरेन जो हीलिंग की तरफ है, टैरो हो गया, रेकी हो गया, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फॉरेन हीलिंग्स। वो लोग अगर वैदिक भी कर रहे हैं तो वो हीलिंग जो फॉरेन पद्धति है वो पहले अपना के, या मॉडर्न पद्धति है उसको अपना के करने की कोशिश करेंगे, वो अडॉप्ट करेंगे उस चीज को। और ये हायर ऑक्टेव में काम करने के बाद में आपको ये हीलिंग का या फिर वाक शक्ति जो का है, बिकॉज केतु इन द सेकंड हाउस, वो आपको बना देता है। लोग अपनी लाइफ के टुवर्ड्स, मतलब थोड़ा सीरियस रहें। अगर लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, थोड़ी सीरियस रहें, तो ये अपनी राहु की एनर्जी को फुल करके अपने लाइफ को बहुत अच्छे और हायर ऑक्टेव की तरफ मोड़ सकते हैं, अगर वो ये करे तो। और अगर वो बहुत, जो मैंने
रहे 8th हाउस के लेके कि मेरे को प्रॉब्लम है, तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय होने का काम भी करवा देगा राहु आपको, लिटिगेशंस भी देगा, बिट्रेइंग भी देगा। वो आपके इन-लॉज की तरफ से आपको बिट्रे करवा सकता है और आपको डिसलॉयल भी बनता है। आपको कहीं ना कहीं वो आपको झूठ बोलने पे, आपके इन-लॉज बोलने पे, आपके स्पाउस से, बिकॉज मांगल्य भाव है, आप खुद ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे जिससे कारण आप प्रॉब्लम में फंसे। तो आप ऐसा ना करें। यहाँ राहु बहुत बेनिफिशियल काम करता है और आपको बहुत हाइट्स तक, बिकॉज ये गड़ा हुआ धन है। 8th हाउस छुपा हुआ धन है, अचानक से आपको छुपा हुआ धन मिला देगा। जो मैंने कहा कि डाउनफॉल करके जो आपका राइज होता है वो अचानक से होता है और अचानक से छुपा हुआ धन आपको मिलाता है, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दिलाता है आपकी। हाँ, ये जरूर है कि 8th हाउस में बैठ के जब 12th हाउस को राहु देखता है तो आपको एक डिस्टर्ब स्लीप देता है। तो आप उसके लिए आप सौंफ या फिर आप अपने, बिकॉज वो मंगल का हाउस है तो मंगल सौंफ का कारक होता है। अगर आप अपने तकिए के नीचे सौंफ रख कर सोते हैं, ये आपको हीलिंग बहुत, अगर रेमेडी की तरह मैं मानूं तो, बिकॉज आप मंगल को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए ताकि वहाँ पे कंट्रोल होने लगता है। ये हिडन एनर्जी है और आपको पार्टनर के लिए आर्ग्यूमेंटिव बनती है, आपका पार्टनर आर्ग्यूमेंटिव बनता है, या फिर बिकॉज ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज ऑफ पार्टनर्स आर्ग्यूमेंट, आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं तकलीफ आ जाते हैं, या फिर आपको लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज दे सकता है, वो आपको ह्यूमिलिएशन करवा सकता है। तो मैं कहूँगी इसको पॉजिटिव वे में देख के आप फॉरेंसिक जो हीलिंग होती है, फॉरेन से जो रिलेटेड हीलिंग होती है, आप उसको कैप्चर करके आप राहु को, इवन आप अपनी यहाँ पे मैंने देखा है चक्रा हीलिंग, इन लोगों पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो आप उस तरफ जाइए। यहाँ से आपको डोमेस्टिक हेल्पर्स जो है वो भी, वो आप उनकी भी, मैं इतना कहूंगी कि आप किसी भी डोमेस्टिक हेल्पर्स इन सबको तकलीफ ना दें, उनको प्रॉब्लम ना करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अचानक से इंजरीज और एक्सीडेंट सेकेंडेड विद द कि अचानक से होगा वो, बिकॉज सडन चेंजेस है, सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है। अचानक से राहु आपको एक्सीडेंट करा सकता है, कोई फेस में आपको अचानक से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मिसहैपनिंग हो सकती है। तो राहु की इस जगह की एनर्जी को आप, अगर, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि राहु की 8th हाउस की एनर्जी को आप चैनलाइज करते हैं तो आप अपने हायर ऑक्टेव की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि पता है 8th हाउस इज पताल, आपको पताल से निकली हुई चीजें निकाल के देगा राहु, अगर आपने उसको हायर ऑक्टेव में यूज किया। दिस इज माय राहु इन द 8th हाउस। चलिए, बहुत बढ़िया। राहु इन 8th हाउस में आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और आई थिंक अब हम बलराम जी के विचार और ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करेंगे। इनके क्या विचार और इनकी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं राहु 8th हाउस को लेकर? सर, राहु 8th हाउस के अंदर अ, अच्छा काम करता है, ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। लावण्या मैडम ने भी इसके बारे में काफी ब्रीफ और डिटेल में बताया। मैं जो एड ऑन्स करूंगा इन दोनों की बातों से, मैं काफी हद तक सहमत हूँ। उनमें से मैं ये चीजें ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे इसमें मैं वैदिक के साथ साथ जो है वो लाल किताब का कंसेप्ट भी आप सबके सामने रखूंगा। वैदिक के हिसाब से देखा जाए तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्कॉर्पियो का राशि है वहां पे, काल पुरुष की कुंडली में। तो इसका मतलब कि राहु की दशा आएगी या राहु का जब टाइम पीरियड चलेगा तो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होंगे। फिर वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, अब 8th हाउस को अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें लाल किताब की दृष्टि से, इसको कहा जाता है कि इसके अंदर जो रूलरशिप है ये जॉइंट है, इसमें मंगल और शनि की। अब देखो कि इस हम वैदिक में लेके आए तो हम, ये कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट हाउस होता है हमारा शरीर, हमारा जो है हमारा अस्तित्व। और हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व मंगल है। और सैटर्न इज द कारका ऑफ लॉन्जिविटी। सैटर्न क्या है? सैटर्न हमारी उम्र है, हमारा कर्म है, और हम इस शरीर को लेके उसी कर्म को करने के लिए आए हैं। वो हमारे शरीर का और हमारी लाइफ का जर्नी जहां पर खत्म हो रहा है वो है हाउस नंबर 8। शायद इसीलिए इसको हाउस ऑफ डेथ कहा जाता है।
और इसीलिए इसका जो कार्य कर्तव्य है वो मंगल और शनि दोनों को दिया गया है। अब जब राहु देव जहां पर जब भी विराजमान होंगे तो कहते हैं कि 8th हाउस इज द हाउस ऑफ अनसर्टेनिटीज, हाउस ऑफ डेथ। तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में देखेंगे कि आदमी की इजीली मौत नहीं होती, कि राहु उसको खींच के लेके आया जाता है। राहु जो एक तृष्णा है, डिजायर है कुछ जिंदगी को देखने की, तो जो डिजायर आपके अंदर लाइफ को अभी और एंजॉय करना है, अभी मरना नहीं है, तो वो राहु आपको बार बार जो है बीमारियां भी देगा, आपको अनसर्टनली चीजें देगा, लेकिन वो आपको मरने नहीं देगा। वो बार बार आपको खींच के अलाइव कर देगा, आपको फिर से ठीक कर देगा। और इसका असर पड़ता है आप मार्स के ऊपर और आपके सैटर्न के ऊपर। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिवली एक्ट करेगा तो 8th हाउस जिसको बोला जाता है कि हिडन चीजें हैं, तो लताब में मैंने किसी एक अपने दोस्त से सुना था, कहते हैं कि अगर 8th हाउस का राहु है और अगर वो आदमी इलीगल इनकम्स करता है तो वो कभी पकड़ा नहीं जाता। अब देखो इसको अगर हम समझें तो राहु से चालाक कोई भी नहीं है, और 8th हाउस तो वैसे ही गुप्त हाउस है। तो जब गुप्त हाउस के अंदर राहु जैसा चालाक और होशियार प्लैनेट होगा तो वो भला जातक जो है वो कैसे किसी के हथे लग सकता है। इस बात को मैं मैडम के इसी तर्क के साथ जोड़ना चाहूंगा कि ऐसे लोग बेहद बढ़िया स्पाइंग, अच्छे जासूस, इमीडिएट फैसले लेने वाले वो रहेंगे, और जो हाई रिस्क लेने वाले, क्योंकि ये जितने भी जॉब्स हैं ये हाई रिस्क लेने वाले जॉब है, साथ साथ ही बेहद काबिल रिसर्चर, क्योंकि 8th हाउस ऐसे है जैसे कि आप समंदर में डाइव कर दिया, अब ना जाने आपको वहां से क्या मिलने वाला है। और अगर राहु जैसा एक फोकस्ड प्लैनेट 8th हाउस में है तो बहुत सारे अच्छे चांसेस हैं कि आप वहां से मोती निकाल के लेके आएंगे। उन सब लिहाज से देखा जाए तो 8th हाउस में राहु जो है वो वाकई में बहुत ही कारगर रहेगा। और राहु की अगर पॉजिटिव और अगर स्पिरिचुअल साइड देखी जाए तो हम देखेंगे कि वो आदमी को अच्छा हीलर, अच्छा रिसर्चर, उम्दा क्वालिटी का साइंटिस्ट जो है वो आपको बनाएगा। तो ये मैं कुछ एड ऑन्स थे जो मैं कश्यप सर के साथ, लवन्या मैडम के साथ में ऐड करना चाहता था। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने जो ये बात की कि अगर 2 नंबर का पैसा है तो पकड़ा नहीं जाएगा, या उसको, या ऐसे लोग ऐसी जगह जो टैक्स का जो वो करवाते हैं किसी कंपनी में, टैक्स एडवाइजर या सीए टाइप जो होते हैं ना, दूसरों का टैक्स का वो 2 नंबर को 1 नंबर में कन्वर्ट करना, ऐसा मैनिपुलेशन करना, हाँ, मैनिपुलेशन करना दूसरे का पैसे का, है ना? राहु, अनअर्न्ड इनकम को मैनिपुलेट करना। हाँ, वो ऐसी चीज़ों में वो काम कर सकते हैं। बाकी आपने बोला रिसर्चर है। हाँ, अगर मंगल जैसा प्लैनेट अगर राहु को देखे तो एक्सीडेंट देगा, मिस्टीरियस वे में एक्सीडेंट देगा। आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी आके आपको चढ़ गया, या कोई डॉग या कोई वो जानवर आके पीछे से जो है करके चला जाता है ना, कि रास्ते से जा रहा है, अचानक से हो गया, वो मालूम नहीं है। उस तरीके से हो सकता है। अब इसको आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इनहेरिटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि पता नहीं चला आपको, इनहेरिटेंस में मैनिपुलेशन हो गया, है ना? मिस्टीरियस वे में। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे राहु 8th हाउस में आप इसके रिज़ल्ट इस वे में दिख सकते हैं, है ना? और राहु किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म दे देगा, लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ दे देगा, या लॉन्ग टर्म कोई चीज़ लेके जाता है, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही लॉन्ग टर्म लेके जाते हैं। जैसे भई मदर का 5th हाउस है, 8th हाउस है ना? तो वहाँ पे कई बार दिक्कत देता है। उनके स्टमक से रिलेटेड दिक्कत दे देगा, है ना? उनको परेशानी दे देगा कॉन्स्टेंटली। हो सकता है कि कोई डायग्नोज़ नहीं हो रहा है चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए, बट वो एट द वर्स्ट कंडीशन जब होता है तब ऐसा राहु रिज़ल्ट देता है। तो आई थिंक राहु 8th हाउस बोन हो सकता है उन लोगों के लिए जो खोजी प्रवृत्ति के हैं, जो किसी चीज़ में ऐसी चीज़ें पकड़ना जो कोई नहीं पकड़ पाता। ऐसा ऑब्जर्वेशन, ऐसा कीन ऑब्जर्वेशन जो कोई नहीं कर पाता, वो राहु 8th हाउस वाला करेगा। और बहुत सारी चीज़ें रिसर्च, मेडिसिन, वो सब चीज़ें में उनको सक्सेस देता है, नो डाउट। तो चलिए, ये हमारी बात होगी 7th और 8th हाउस को लेकर के। मुझे लगता है कि आज के लिए 7th और 8th हाउस ही करते हैं, और जो अगले का जो पार्ट रहेगा वो हम 9th से 12th पूरा कवर करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है आज का, तो आई थिंक यहीं पर हम विराम देते हैं, और उम्मीद है कि
आज के व्यूज 7th और 8th हाउस को लेकर के लोगों को पसंद आएंगे, और बाकी तो हम लोगों का फीडबैक देखेंगे कि वो क्या देते हैं, क्योंकि फीडबैक्स भी आपको झेलना पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। डेफिनेटली यहाँ पर होता ही है, क्योंकि दीज आर जस्ट जनरलाइज ऑब्जर्वेशंस अबाउट राहु, कौन सा प्लैनेट क्या कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने अपने विचार व्यक्त किए। चलिए, प्रणाम। Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते।